की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब ये लाइन हम सुनते हैं तो निश्चित रूप से जो देश प्रेम मन में रखते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। ये लाइन प्रसिद्ध बनाई जिस क्रांतिकारी ने, आज उनका जन्मदिन है, राम प्रसाद बिस्मिल। नाम राम भी है और बिस्मिल भी है। तो बिस्मिल क्या है? बिस्मिल उर्दू का एक शब्द है जिसे हम तखल्लुस कह सकते हैं। आमतौर पर शायर अपने नाम के साथ जो पेन नेम यूज़ करते हैं, ये बिस्मिल शब्द वही था। तो नाम क्या था राम प्रसाद बिस्मिल का पूरा? राम प्रसाद बिस्मिल राम प्रसाद शास्त्री के नाम से जाने जाते थे। बिस्मिल वो इसलिए बने क्योंकि वो उर्दू भाषा में शायरी करने लगे थे। इसके अलावा उन्हें अज्ञात नाम से भी जाना गया उनके साहित्यकार दोस्तों के द्वारा। आज कहानी राम प्रसाद बिस्मिल की, आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज ऑफ कोचिंग सेंटर संचालित करता हूं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने छत्तीसगढ़ में। आज जयंती है राम प्रसाद बिस्मिल जी की और आज का हमारा वीडियो उन्हीं को समर्पित है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बालक से जिसका जन्म होना ही अपने आप में चमत्कार था। कैसे? कहानी की शुरुआत में हमको 11 जून 1897 की तिथि याद रख लेनी चाहिए। यही जन्मदिन है हमारे नायक, हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी का। पिता मुरलीधर शास्त्री और माता मूलावती के घर जब ये बालक पैदा हुए तो कहते हैं इनके यहाँ और संतान जन्म लेने के बाद दम तोड़ दिया करती थी। ये उस मिथक को तोड़ते हुए जिए भी, और क्या खूब जिए। ये कहानी उन्हीं की है। 11 जून 1897 जब शाहजहांपुर, आज यूपी का जो हिस्सा है, वहां जब इनका जन्म हुआ तो किसी ने सोचा नहीं था कि आगे चल के ये बालक अपने 30 साल के जीवन में 11 किताबें लिख जाएगा और अपनी ऐसी अमिट छाप देशवासियों के मन में छोड़ जाएगा जिसे भुला पाना या मिटा पाना असंभव होगा। इनके शुरुआती जीवन की बात करें तो इनके जीवन में इनकी माता का प्रभाव बहुत दिखाई देता है। इनकी माता से ही इन्होंने देश प्रेम की भी शिक्षा पाई थी और त्याग की शिक्षा पाई थी। साथ ही साथ संघर्ष करना, सही के लिए अड़ जाना, ये भी अपनी माता से सीखा था। कहते हैं परिवार में ऐसा रिवाज था कि यदि किसी कन्या का जन्म हो तो उसे मार दिया जाता था। तो आपको पता ही होगा, शिशु हत्या या बालिका हत्या पहले चला करती थी रिवाज में। इनकी माता ही थी जिन्होंने अपने परिवार में संघर्ष करके इस प्रथा को रुकवाया था। तो ये जीवटता, सच के साथ खड़े होने की कला अपनी माता से राम प्रसाद बिस्मिल को प्राप्त हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल इसके अलावा अपनी माँ से जब जुड़ते थे, उनकी माता से वो देश प्रेम की कहानियां सुनते थे। उन कहानियों में एक सार ये भी था कि बेटा कुछ भी हो, कभी किसी की जान नहीं लेना। राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी आत्मकथा में खुद कहते हैं, मैं अपनी माता से प्रभावित तो बहुत था, लेकिन क्या करूं, देश की राह पर चलते हुए मुझे 1-2 बार उनकी इस बात को टालना पड़ा था। राम प्रसाद बिस्मिल आप और हम जैसे आम बच्चों की तरह ही बड़े हो रहे थे, लेकिन उनकी शिक्षा में कमाल की रुचि थी। शुरुआत में कक्षा 8 तक अगर कहें तो वो कक्षा में हमेशा प्रथम ही आते थे। उनकी रुचि हिंदी, उर्दू में बराबर बनी हुई थी। वो चाहते थे कि वो आगे अंग्रेजी पढ़ें, जबकि पिता चाहते थे कि वो कोई व्यवसाय करने लगे। लेकिन फिर सामने आई माँ, और माँ की ही जिद थी कि उन्हें अंग्रेजी पढ़ने भी भेजा गया। हालांकि अंग्रेजी उन्हें ज़्यादा रास नहीं आई थी और पढ़ाई से उनका मन उचटने लगा था। अब यहाँ से कहानी आपकी और हमारी हो जाती है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? आप और हम सब के जीवन में उम्र का वो पड़ाव आता है जहाँ हम रास्ते से भटक जाते हैं। वही सारी चीज़ें जो कि नहीं करनी चाहिए, वही आकर के सब करने लगते हैं। जैसे वो फिल्म देखने का शौक, या चरस गांजे का शौक, सिगरेट का शौक। बिस्मिल साहब को भी ये सब था, लेकिन वो इससे उबरने में कामयाब रहे। ये कहानी अगर पढ़ें या जानें तो बराबर लगेगा कि हम आप सब जैसा बचपन जीते हैं, बिस्मिल साहब ने भी वैसा ही बचपन जिया था। यहाँ तक कि सिगरेट पीने और उपन्यास पढ़ने की उन्हें ऐसे लत लग गई थी कि वो अपने पिता के संदूक से पैसे तक चुरा लिया करते थे। नाराज होकर के पिता ने उनकी बहुत पिटाई भी कर दी थी। बकौल राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा पढ़े तो वो एक बार कहते हैं कि मेरे पिताजी ने इतना पीटा था उन्हें बंदूक के बट से कि बट ही टेढ़ी हो गई थी। बिस्मिल जी शायद ये सब करते हुए रास्ते से भटक जाते अगर उन्हें आर्य समाज का साथ नहीं मिलता। बिस्मिल साहब आर्य समाज के संपर्क में आए
और आर्य समाज से जब जुड़े तो एक व्यक्ति परमानंद उनसे बहुत प्रभावित हुए। परमानंद जी उन दिनों कैलिफोर्निया अमेरिका में रह रहे थे और वहां रहते हुए गदर आंदोलन को संचालित कर रहे थे। बाद में जब अमेरिका सरकार ने उन्हें निर्वासित करके वापस भारत भेज दिया, इस दौरान परमानंद जी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। इस घटना ने रामप्रसाद बिस्मिल को अंदर से हिला दिया था और वो इस बात का बदला अंग्रेजों से लेना चाहते थे। इस बात का जिक्र भी उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है कि इस घटना के बाद उन्होंने मेरा जन्म नामक एक किताब लिखी और उस किताब में अंग्रेजी समाज को, अंग्रेजी प्रांत को भारत से उखाड़ देने की कसम खाई थी। ये रामप्रसाद बिस्मिल परमानंद जी के प्रभाव में जरूर थे, लेकिन बाद में कहते हैं कि परमानंद जी काले पानी की सजा, फांसी की सजा बदल करके काले पानी की सजा, और बाद में C.F. एंड्रूज यानी चार्ली नाम के जो व्यक्ति हैं, गांधी जी के एक सहयोगी भी रहे, उनकी पैरवी करने पर सजा भी उनकी माफ कर दी गई थी। लेकिन तब तक बिस्मिल जी के रास्ते अलग हो चुके थे। बिस्मिल जी उन व्यक्तियों में से रहे जिन्होंने हथियार खरीदने के लिए अपनी किताबें बेची और किताब बेच करके हथियार खरीदे। कहते हैं ना, कलम और तलवार साथ नहीं चल सकते। बिस्मिल जी उसका सीधा साधा उदाहरण है कि जब कलम और तलवार एक साथ चलती है तो कितनी प्रभावी हो सकती है। आइए देखते हैं इनके संगठन की बात करें। रामप्रसाद बिस्मिल जी शुरुआत से ही अपने जीवन में जब इस पड़ाव पर पहुंचे कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कदम उठाने की सोची, तो एक संगठन बनाया। संगठन मातृ देवी नाम रखा गया था। इस संगठन में उन्हें साथ मिला गेंदा लाल दीक्षित या गेंदा दीक्षित का। ये उस समय सक्रिय क्रांतिकारी थे। इन दोनों के सहयोग से बने हुए संगठन ने आसपास के क्षेत्रों में कुछ 30-40 जगह डकैती की घटना भी की। ये डकैती आम डकैती नहीं थी, अंग्रेजों को लूटा जाता था और उस लूट के पैसे से क्रांति करने के लिए धन एकत्रित किए जाते थे। प्रभाव ऐसा कि आसपास के इटावा, मैनपुरी, आगरा, शाहजहांपुर, जहां वो जन्म लिए थे, इन सब के युवा उनसे बड़े उत्साह से जुड़ने लगे। और इस बीच हुई एक बड़ी घटना, मैनपुरी षड्यंत्र केस। तब तक एक और दल बन चुका था, दल का नाम था शिवाजी समिति। अब इन सारे क्रांतिकारी भाइयों ने मिल करके मैनपुरी षड्यंत्र केस को अंजाम दिया। मैनपुरी लूट सफल तो रही, लेकिन कुछ क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए। 35 क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ा दिए गए। कई बार ऐसे किस्से दबे रह जाते हैं इतिहास के पन्नों में। ये 35 क्रांतिकारियों की शहादत और हमारे रामप्रसाद बिस्मिल जी का बच निकल जाना आगे की घटनाओं में था। आगे की घटना की अगर बात करें तो उन्होंने कुछ किताबें अपने जीवन में लिखी हैं, जिनमें देशवासियों को संदेश, ये एक पॉम्पलेट था। इसके अलावा मैनपुरी की प्रतिज्ञा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा जन्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आत्मकथा की अगर बात करें तो आप जानते ही हैं इनकी आत्मकथा, इनकी मृत्यु की तिथि, यानी अगर 19 दिसंबर 1927 की बात करें तो उससे 2 दिन पहले इन्होंने पूरी कर ली थी, जेल में रहते हुए। बाद में किताब प्रकाशित भी हुई, काकोरी के शहीद इस नाम से। अब बात करें मैनपुरी षड्यंत्र की। मैनपुरी षड्यंत्र वही था, लूटकांड ही था। जैसे काकोरी लूटकांड यदि आगे पढ़ने वाले हम, वैसा ही एक लूटकांड था। इस षड्यंत्र के बाद जब धरपकड़ तेज हुई तो कहते हैं कि 35 क्रांतिकारी तो गिरफ्तार हुए, लेकिन बिस्मिल जी को पकड़ा नहीं जा सका। बिस्मिल जी इतने उत्साही थे कि उसी दौरान 1918 के समय कांग्रेस सम्मेलन में शामिल हुए और वहां अपना साहित्य बेचने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों की रेड पड़ी और भागने के प्रयास में वो यमुना नदी में कूद गए। अंग्रेजों को लगा कि बिस्मिल जी डूब करके मर गए, पर एक क्रांतिकारी की मौत सिर्फ डूब जाने से नहीं हो सकती थी। बिस्मिल जी तैर करके जिस पार निकले, आज वो क्षेत्र नोएडा के नाम से विकसित हो गया है। जहां वो निकले थे तैर करके बाहर, उस जगह उस समय बीहड़ उजाड़ बस्ती हुआ करती थी। उन्होंने लगभग 2 साल का समय वहां बिताया और एक किताब बोल्शेविक नाम से भी लिखी थी। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। फिर बिस्मिल जी की वापसी हुई 1920, 1921 के कांग्रेस सम्मेलन में उन्होंने लगातार भाग लिया। इन दिनों गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी अपने परवान पर था। ऐसा नहीं है कि बिस्मिल जी सिर्फ क्रांति करना चाहते थे, वो इन्हीं दिनों असहयोग आंदोलन से भी जुड़े। लेकिन चौरा चौरी कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो बहुत निराश होकर के बिस्मिल जी ने फिर वही रास्ता अपनाया जिस रास्ते पर वो पहले भी चलते आए थे। और फिर एक संगठन की स्थापना हुई, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। वो एसोसिएशन जिसमें चंद्रशेखर आजाद थे, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी थे, जिसमें अशफाक उल्लाह खां थे, जिसमें मनमथ नाथ थे। ऐसे महान क्रांतिकारियों का जो संगठन था वो बना HRA। और फिर एक घटना होने वाली थी जिस घटना का नाम था काकोरी कांड। जाहिर सी बात है
किसी बड़ी घटना को करने के लिए धन की जरूरत थी और ये धन प्राप्त होता लूट से। अंग्रेजों की बोगी, अंग्रेजों की ट्रेन लूटने की योजना काकोरी षड्यंत्र केस कहलाई। इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है। तिथि थी 9 अगस्त, सन था 1925। 9 अगस्त 1925 एक ट्रेन शाहजहानापुर और लखनऊ के बीच चलने के लिए निकली। उस ट्रेन को काकोरी नामक जगह पर रोका गया और लगभग 4000 रुपए की लूट की गई। जानकार बताते हैं कि इस घटना के दौरान एक गोली चली और उस एक गोली के कारण काकोरी षड्यंत्र केस अंग्रेजों की नजर में चढ़ बढ़ गया। इस गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। गोली चल गई थी मनमथनाथ गुप्त के हाथों और एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत हो गई थी जो पुरुष बोगी से महिला बोगी की तरफ अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था। इस बीच ये गोली चल गई घबराहट में और नतीजा ये हुआ कि इस बात का ही आरोप लगाते हुए केस चला, काकोरी षड्यंत्र केस। इसी केस में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी गिरफ्तार हुए और उन सब पर एक ड्रामा कोर्ट ड्रामा कह सकते हैं हम इसे, वो चला करके फांसी की सजा 16 सितंबर को मुकर्रर कर दी गई। कहते हैं जेल में रहते हुए जब जेलर ने आके ये कहा था उन्हें कि तुम्हें फांसी की सजा मुकर्रर हुई है बिस्मिल, तो उन्होंने कहा था इस बात से किसी और को डराइएगा, हम तो उस रास्ते पर चल निकले हैं जहां से हम भी जानते थे कि वापसी नहीं है। लेकिन क्या ये सच में इतने स्ट्रांग थे? कहते हैं जेल में इनकी माँ इनसे मिलने आई थी। बिस्मिल अपनी माँ को देखकर भावुक हो गए, रो भी पड़े थे, पर वो बिस्मिल की माँ थी। उन्होंने कहा जब तुम्हें रोना ही था तो क्रांति की राह क्यों चुनी थी? बिस्मिल ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे शहीद होना है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आपसे मुझे बिछड़ना होगा। खैर, बिस्मिल एक और कारण से आज पढ़े जाने चाहिए, जाने जाने चाहिए, याद रखे जाने चाहिए, दिमाग में बैठा लिए जाने चाहिए। जब हम दोस्ती की बात करते हैं तो शायद आजकल की पब्लिक जय और वीरू का नाम ले, शोले, लेकिन क्रांतिकारियों की अगर बात करें तो दोस्ती की मिसाल थी राम प्रसाद बिस्मिल और उनके मित्र अशफाक उल्लाह खां। वो कमाल की दोस्ती जिस दोस्ती में सब कुछ है, इमोशन भी है, प्रेम भी है, त्याग भी है। दो दोस्तों की ऐसी कहानी जो दोनों शायर हैं और दोनों की शायरी ने दोनों को एक किया। कहते हैं अशफाक उल्लाह खां इतने बड़ा फैन हुआ करते थे बिस्मिल जी के कि उनसे मिलने के लिए बड़े बेचैन रहते थे, इतने कि वो आर्य समाज तक पहुंच गए थे। अशफाक उल्लाह खां के घर वालों को ये फिक्र सताई रहती थी कि कहीं हमारा मजहब त्याग करके ये आर्य समाज की तरफ हमारा बेटा जुड़ न जाए। ये दोस्ती थी बिस्मिल जी की कि दोनों अलग अलग मजहब के लोग तमाम बंदिशों को दूर करके साथ बने रहे। कहते हैं कि अशफाक उल्लाह खां की जब तबीयत बिगड़ी थी तो वो अक्सर रात में नींद में बड़बड़ाते हुए भी राम का नाम लिया करते थे, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लिया करते थे। खैर, एक किस्सा है इन दोनों की दोस्ती का और बहुत खास है। अशफाक उल्लाह खां साहब जिगर मुरादाबादी, जो कि आज पटना का हिस्सा, वहाँ के एक शायर से बड़े प्रभावित थे और उनकी एक लाइन अक्सर दोहराया करते थे या गाया करते थे। लाइन थी, कौन जाने ये तमन्ना इश्क की मंजिल में है, जो तमन्ना दिल से निकली फिर जो देखा दिल में है। ये पंक्तियां अक्सर जब अशफाक उल्लाह खां दोहराते तो बिस्मिल हंस दिया करते। एक दिन अशफाक उल्लाह खां ने उनसे पूछ ही लिया था, क्यों भाई, कि मैं कुछ गलत गाता हूँ क्या, कि मेरे गाने के तरीके में कुछ गलती है? बिस्मिल ने कहा कि मिर्जा गालिब की जमीन पर कोई भी अपनी फसल खड़ी कर सकता है दोस्त, बस ये ध्यान रहे कि आप गाओ तो कुछ ऐसा गाओ जिसमें कोई बात हो। नाराज होकर अशफाक ने भी कह दिया था, तो तुम ही बता दो क्या गाएं? तब बिस्मिल ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जोर आजमाया भी गया, नाम मिटाने का पूरा प्रयास भी हुआ, लेकिन वो नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। आप भी उन्हें पढ़ें, जानें, याद रखें। राम प्रसाद बिस्मिल जाने जाएंगे काकोरी लूटकांड के लिए, मैनपुरी षड्यंत्र के लिए, अपनी आत्मकथा के लिए और कुछ किताबों के लिए। 30 साल की उम्र में 11 किताबें। उम्मीद है आपको ये वीडियो देख करके राम प्रसाद बिस्मिल को और पढ़ने और जानने की इच्छा हुई होगी। किताबें भरपूर हैं इनके जीवन पर, पढ़िए और लोगों से शेयर भी करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हम लगातार किसी न किसी विषय पर वीडियो लेकर के आते जा रहे हैं। मिलेंगे आपसे फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद।